हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपने करंट जीके की इस धमाकेदार सीरीज में आज अपन बात करेंगे रेलवे के निजीकरण की। और निजीकरण बड़ी टेंशन दे रहा है अपन को। सरकार गवर्नमेंट जॉब ले रही है, तो ये निजीकरण क्या है, ये इसके क्या लाभ होंगे, इसके क्या नुकसान होंगे, ये अपन सारी इस वीडियो के तहत अपन बात ही करेंगे। अब निजीकरण में पहला सवाल ये उठता है कि रेलवे का निजीकरण है क्या। तो देखिएगा, निजीकरण में ऐसा मत सोचना कि पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट है जो निजी हाथों में दे दिया जाएगा। इसमें सरकार की पॉलिसी है कि पुरानी जो भी ट्रेन चल रही है, जो पहले से चल रही है, चाहे जयपुर से दिल्ली जाने वाली हो, चाहे जयपुर से मुंबई जाने वाली हो, कोई भी ट्रेन है वो चलेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न ही उसका किसी प्रकार का कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो ये कंप्लीट कर लेना, ये दिमाग में बैठा लेना कि पुरानी ट्रेनों के साथ किसी प्रकार का अभी तक कोई निजीकरण नहीं किया गया है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। निजीकरण, पूरे रेलवे पुरानी ट्रेनों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, नई ट्रेनें आएगी वही निजीकरण होगा। और निजीकरण यात्री ट्रेनों का किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यात्री ट्रेनों में 95% जो ट्रेनें हैं वो सरकार अपने पास ही रखेगी, वो निजी हाथों में नहीं देगी। मात्र कितनी प्रतिशत ट्रेन, तो मात्र 5% ट्रेन किसके हाथों में जाएगी, निजी हाथों में जाएगी। उनका क्या किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। 95% ट्रेन सरकार के पास ही रहेगी, 5% ट्रेनें किसमें के पास होगी, निजी हाथों में होगी, निजी कंपनी के पास होगी। और ट्रेन भी कौन सी होगी, तो ध्यान रखना, केवल यात्री ट्रेनों की बात की गई है, पैसेंजर ट्रेन की बात की गई है, न कि मालगाड़ी की बात की गई है। तो रेलवे का निजीकरण मात्र यात्री ट्रेनों का कितने प्रतिशत, 5%। 95% गवर्नमेंट जॉब आपका सेफ है, इसमें कोई किसी प्रकार न ही किसी प्रकार के कोई कर्मचारी को निकाला जाएगा। तो रेलवे के निजीकरण की बात है, तो यात्री ट्रेनों का मात्र 5% क्या किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। और ये निजीकरण होने के बाद भी सरकार की क्या रहेगी, कुछ बाइंडिंग इस पर रहेगी। किराया निर्धारित सरकार करेगी, रूट निर्धारित सरकार करेगी। तो ये सारे काम कौन करेगी, सरकार करेगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा किसके पास दे दिया गया, निजी हाथों में। जैसे एक लोकप्रिय बस की बात करें, लोकप्रिय बस में सरकार ने रूट निर्धारित कर दिया, किराया निर्धारित बस करेगी, ड्राइवर निर्धारित बस करेगी, कहाँ चलेगी, कब रुकेगी, सारी काम कौन करेगा, बस का मालिक निर्धारित करे। ट्रेनों में ऐसा नहीं होगा, ट्रेनें सरकार पूरा निर्धारित करेगी, उनका किराया निर्धारित सरकार करेगी, उनके रूट निर्धारित सरकार करेगी। तो 5% यात्री ट्रेनों का निजीकरण किया जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है। देखो, एक तो होता है निजीकरण और एक होता है राष्ट्रीयकरण, दो बातें होती है। निजीकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है। निजी मतलब प्राइवेट की बात की गई, और राष्ट्रीयकरण, पहले बात समझते हैं अपन राष्ट्रीयकरण क्या होता है। राष्ट्रीयकरण की जैसे अपन बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपनी है, आपकी कोई संस्था है, और सरकार उसको अपने अधीन कर ले, तो उसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। 1969 की बात की जाए, 1969 की बात की जाए, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीय। वो उन बैंकों का मालिक क्या थे, निजी थे, और इंदिरा गांधी सरकार ने उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब निजीकरण क्या होता है, निजीकरण का अर्थ होता है कि वह, निजीकरण का तात्पर्य होता है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है या सार्वजनिक जो कंपनी है, उस कंपनी को निजी व्यक्ति को या निजी संस्था को या निजी कंपनी को क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण, कंपनी निजी है, संस्था निजी है, संपत्ति निजी है, और उसका क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया जाए, तो वो होती है राष्ट्रीयकरण। और निजीकरण, निजीकरण का अर्थ ये होता है कि कोई सार्वजनिक संपत्ति है, अर्थात सरकार की कोई संपत्ति है, या सरकार की संपत्ति है, या सरकार की कोई कंपनी है, और वो क्या कर दी जाए, किसी निजी व्यक्ति को दे दी जाए,
या किसी निजी कंपनी को दे दी जाए या निजी संस्था को दे दी जाए तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। और रेलवे अपना क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है और उसका कुछ क्या किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो निजीकरण का अर्थ आप डेफिनेशन समझ गए। निजीकरण का डेफिनेशन होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को या सार्वजनिक संस्था को किसी निजी हाथों में या निजी कंपनी को सौंप दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहा जाता है। तो बात निजीकरण का अर्थ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब निजीकरण की शुरुआत कहां से होती है, क्यों निजीकरण की आवश्यकता पड़ी, क्या सरकार के पास रुझान आए, तो एक आया था नीति आयोग। नीति आयोग का आपने नाम सुना होगा, 1 जनवरी 2015 से प्रभावी था और नीति आयोग के एक सदस्य बने हैं विवेक देवराय। ये भी नाम सुना होगा, नीति आयोग के एक सदस्य थे विवेक देवराय। और विवेक देवराय एक समिति बनाई गई थी, कब, तो 2014 में। इस संपत्ति का गठन है वो किस लिए किया गया था, तो रेलवे में संसाधन जुटाने, कि रेलवे को अधिक विकसित करने के लिए रेलवे में संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने उद्योग को, अपने बिजनेस को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास किसकी आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी। जैसे पूंजी है, भूमि है, जल है, विद्युत, ये सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो रेलवे को आप यदि बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास क्या जुटाने होंगे, संसाधन। और दूसरी बात थी कि रेलवे के पुनर्गठन के तरीकों के सुझाव देने हेतु कि रेलवे का किस प्रकार से गठन किया जाए कि रेलवे क्या है, लाभ में। जैसे रेलवे की बात की जाए तो रेलवे लगातार क्या चल रहा है, 1947 से घाटे में चल रहा है। बीच में एक बार लाभ में भी आया था, वो बात अलग है, वो राजनीतिक बात बनती है। तो रेलवे लगातार घाटे में, इस घाटे से रेलवे को किस प्रकार से उबारा जाए और किस प्रकार से संसाधन बढ़ाए जाए कि रेलवे की सुविधाएं क्या की जा सके, आपके लिए और अच्छी की जा सके। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था विवेक देवराय समिति। आई बात समझ में। अब देखिएगा आप, इस समिति ने अपनी सिफारिश में क्या, संसाधन जुटाने की बात थी कि किस प्रकार से रेलवे को बढ़ाने के लिए संसाधन आय किस प्रकार से ली जाए, और दूसरी बात थी इसमें कि नए तरीकों से पुनर्गठन के लिए। अब ट्रेन आपने देखी होगी भारत में किस प्रकार से चलती है, स्टार्ट होने में 30 मिनट ले लेती है। अब क्या हुआ कि इस कंपनी ने अपने सुझाव दिए और इस समिति ने कहा कि रोलिंग स्टॉक, वैगन और कोच के निजीकरण की सिफारिश की कि इनका क्या किया जाना चाहिए, निजीकरण किया जाना चाहिए, निजी हाथों में दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, रेलवे में क्या होगा, संसाधन जुटेंगे, रेलवे को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये बात थी विवेक देवराय नीति आयोग के सदस्य हैं, ध्यान रखना। तो बहुत ही अच्छे स्तर की यहाँ से बात बन सकती है। इसके बाद क्या हुआ कि नीति आयोग के एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नीति आयोग के एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के निर्देशन में क्या बनाया गया था, पैनल बनाया गया था, समूह बनाया गया था। और ये पैनल कहता है कि रेलवे का क्या किया जाना चाहिए, निजीकरण किया जाना। और भारत सरकार जो रेलवे का जो निजीकरण कर रही है वो निजीकरण है जो आपका नीति आयोग की सिफारिशें कर रही है। नीति आयोग की राय से ये क्या किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। अमिताभ कांत कौन थे, तो नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अमिताभ कांत ये पैनल है, ये कहता है कि रेलवे का क्या किया जाना चाहिए, इसको लाभ पहुंचाने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए, रेलवे सुविधाओं को अच्छी करने के लिए इसका क्या किया जाना आवश्यक है, तो निजीकरण किया जाना आवश्यक है। और भारत सरकार इस नीति आयोग की सिफारिश पर ही क्या कर रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है। तो बात समझ में आई आपके कि रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है वो किसकी सिफारिश से हो रहा है, तो नीति आयोग की सिफारिश से हो रहा है। और अमिताभ कांत का पैनल जो नीति आयोग के सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इनकी सिफारिश की रिपोर्ट में भी यही था कि रेलवे का क्या किया जाए, निजीकरण किया जाए, जिसके कारण रेलवे की सुविधाएं अच्छी होगी और रेलवे क्या होगा, लाभ में ही आएगा। लगातार घाटे से उबरने के लिए सरकार ऐसा कर रही है।
अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है। तो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और ये निर्मला सीतारमण जब बजट पारित करती है, जस्ट पिछला बजट पारित करती है, तो उसमें कहती है कि रेलवे में निजी भागीदारियों के संबंध में क्या मांगी जाती है, अहर्ता संबंधी क्या मांगा जाता है, आवेदन मांगा जाता है, आमंत्रित किए जाते हैं निजी भागीदारी। रेलवे में निजी भागीदारी के लिए क्या किया जाता है, अहर्ता संबंधी अनुरोध, रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन किया जाता है। इसे ROQ भी बोला जाता है। तो निजी भागीदारी के लिए अहर्ता संबंधी अनुरोध मांगा जाता है। अहर्ता संबंधी अनुरोध क्या होता है कि इसे ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनी, ये कंपनी है जो अपना क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। अर्थात इस बात को ऐसा समझना है कि आपकी यदि ट्रेन चलाने की इच्छा है तो आपकी कंपनी भी क्या कर सकती है, इसमें आवेदन कर सकती है। कंपनी ध्यान रखना, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, कंपनी कोई भी क्या कर सकती है, इसमें आवेदन कर सकती है। देशी और विदेशी दोनों कंपनी आवेदन कर सकती है। अब देखिएगा, इसमें आगे की बात बहुत अच्छी बात है कि इसमें मात्र कितनी ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। 150 ट्रेन है जो क्या करेगी, निजी कंपनी द्वारा चलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि भारत में जो 15,000 ट्रेन प्रतिदिन चलती है और 15,000 ट्रेन का सबका निजीकरण, नहीं, मात्र कितने ट्रेन, 150 ट्रेनों का क्या किया जा रहा है, वर्तमान में निजीकरण किया जा रहा है। तो ये प्रस्ताव है जो अहर्ता संबंधी अनुरोध है वो कितने ट्रेनों के लिए, तो 150 ट्रेनों के लिए क्या किया जा रहा है, प्रस्ताव मांगा जा रहा है। तो बात पॉइंट आपका समझ में आया। अब देखिएगा आगे कितने मार्गों पर, ये 150 ट्रेन है वो कितने मार्गों पर चलेगी, तो लगभग 100 से अधिक बोल सकते हैं, या 109 मार्गों पर ये ट्रेन चलेगी। कुल निजी ट्रेन कितनी होगी, 150 होगी, और कितने मार्गों पर चलेगी, 109 मार्गों, और कितने मंडल में चलेगी, तो ये ध्यान रखना 16 मंडल में चलेगी। पूरे जो 67 जो मंडल है उनमें आपकी ये निजी ट्रेनें नहीं चलेगी। तो ये जो प्रस्ताव मांगा गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखना वर्तमान में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए वित्त मंत्री ही इस पर क्या है, प्रभावी है। पहले क्या होता था कि रेल बजट और आम बजट क्या आता था, अलग अलग आता था। वर्तमान में रेल बजट और आम बजट क्या है, एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये प्रस्ताव, ये अहर्ता सम्मति अनुरोध, रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन 150 ट्रेनों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। और इन प्रस्ताव में कंपनियां चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। और ये ट्रेनें कितने मार्गों पर चलेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि 109 मार्गों पर ये ट्रेनें चलेगी। अब इन आवेदन ये कब प्रारंभ होंगे, तो आवेदन होंगे फरवरी-मार्च 2021 में। कोई निजी ट्रेनों चलाने के लिए कंपनियां अपना आवेदन कब करेगी, तो फरवरी-मार्च 2021 में क्या करेगी, कंपनी आवेदन करेगी कि हाँ मैं निजी ट्रेन चलाऊंगा, इस रूट में चलाऊंगा। ये सारे नियम है जो आपको आगे जैसे 2021 तक ये नियम जारी करेगी भारत सरकार, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो आवेदन कब, तो फरवरी-मार्च 2021 में। तो आपको भी अपनी ट्रेन चलानी है, बस चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, प्लेन चलाया होगा, पर आप यदि अपनी ट्रेन चलाना चाहते हो, अपनी रेलगाड़ी भारत में चलाना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा फरवरी-मार्च 2021 में अपनी कंपनी का आवेदन आप जरूर कीजिएगा। और इसका अंतिम रूप, इस आवेदन का अंतिम रूप कब होगा, तो अप्रैल 2021 में ये क्या कर दिया जाएगा, डिसाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी ट्रेन किस कंपनी द्वारा और किस रूट में चलाई जाएगी। तो अभी इसका क्या है, प्रस्ताव आया है, 2021 में फॉर्म अप्लाई होंगे, अप्रैल 2021 में फाइनल डिसीजन आएगा। और ये निजी ट्रेनें कब तक चलने का विचार है, तो 2023 तक ये निजी ट्रेनें आपकी चलेगी। कब शुरू होगी, तो 2023 में ये निजी ट्रेनें शुरू होगी। तो लेटेस्ट जो बजट था उसमें इसकी रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया था। कितने ट्रेनों के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, 150 ट्रेनों के लिए। कितने मार्गों पर चलेगी, तो 109 मार्गों पर चलेगी। आवेदन प्रारंभ कब होगा, तो फरवरी-मार्च 2021 में। और अंतिम रूप कब होगा, अप्रैल 2021 में। और ये बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि ये ट्रेनें निजी ट्रेनें हैं जो कब तक चलेगी। ये 150 निजी ट्रेनें भारत में कब तक चलेगी, तो ये ध्यान रखना 2023 तक ये निजी ट्रेनें चलेगी। 2023 से पहले ये निजी ट्रेनें आपकी नहीं चलेगी। तो इस बात को ध्यान से
बैठा लेना है। अब ऐसा मत सोचना कि एनटीपीसी की नहीं होगी वैकेंसी क्योंकि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। ध्यान रखना, एनटीपीसी की वैकेंसी होगी, उसका निजीकरण नहीं हो रहा है। ये 2023 तक का फॉर्मेट है, जब तक एनटीपीसी की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सारा मामला आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मात्र 5% सीटों का, 5% यात्री ट्रेनों का क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। 95% यात्री ट्रेनें भारत सरकार के पास होगी। जितनी भी मालगाड़ी है वो किसके पास होगी, भारत सरकार के पास होगी, उनका निजीकरण नहीं किया जा रहा है। ये पीपी मॉडल, वैसे ट्रिपल पी बोल सकते हैं या पीपीपी मॉडल बोल सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोल सकते हैं। ये रेलवे के मात्र कितने प्रतिशत यात्री ट्रेनों की बात करेगा, तो 5% यात्री ट्रेनों की बात करेगा। तो बात समझ में आई आपकी। अब देखिएगा नेक्स्ट, बात को सुनना आपको। इस परियोजना के तहत सरकार को क्या लाभ होगा, तो जैसे ही निजी क्षेत्र में ये दिया जाएगा मामला, तो सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश होगा। सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, लाभ। और रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे तो सीधी सी बात है, जो 95% अन्य यात्री ट्रेन है उनका भी वो क्या कर सकती है, विकास कर सकती है, डेवलप कर सकती है। तो इस परियोजना निजी क्षेत्र से लगभग रेलवे को कितना निवेश मिलेगा, 30,000 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा, निवेश मिलेगा। रेलवे कह रहा है कि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है, मैं इतना विकास नहीं कर सकता। इसी कारण प्राइवेट कंपनियों को क्या दी जा रही है, और 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा तो रेलवे में एक बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान इस बात का बहुत ही अच्छी है कि ये ट्रेनों का जो रख रखाव है, ये ट्रेनें भारत में बनेगी, निजी कंपनियां बनाएगी, इनका वित्त पोषण, रख रखाव, सारी बातें कौन करेगी, ये कंपनियां करेगी। चाहे खरीद की बात हो, चाहे परिचालन की बात हो, चाहे वित्त पोषण की बात हो और रख रखाव की बात हो, ये सारे कौन करेगी, तो ये निजी इकाइयां क्या करेगी, इनका रख रखाव करेगी। इन निजी इकाइयों की, निजी कंपनियों की अपनी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। भारत सरकार, रेलवे की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सब कुछ रेलवे इन ट्रेनों में क्या होगा, निजी होगा। परंतु दो बात ध्यान रखना है, एक तो ड्राइवर, जिसे अपन बोलते हैं लोको पायलट। लोको पायलट ड्राइवर किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। एक होगा सुरक्षा गार्ड, वो भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। बाकी सब कुछ क्या होगा, आपका निजी। तो ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड ये दोनों सरकार के होंगे। तो लोको पायलट जो टेक्निकल हैं वो चिंता करने की बात नहीं, आपकी सीट 100% सुरक्षित है। आप ट्रेन आप ही चलाओगे, आपकी ट्रेन में कोई प्राइवेट व्यक्ति उस ट्रेन को नहीं चला सकता। तो लोको पायलट और सुरक्षा गार्ड की बात की जाए, जैसे आरपीएफ की जो वैकेंसी होती है, तो आरपीएफ की वैकेंसी और लोको पायलट की वैकेंसी में कोई प्रभाव नहीं होगा। वो सीटें आपकी यथावत बनेगी, उनमें तो 5% का भी प्रभाव नहीं होगा। पूरी की पूरी 100% सीटें आपके लिए दी जाएगी, लोको पायलट और सुरक्षा। बाकी इनका परिचालन है, रख रखाव है, वित्त पोषण है, ये सारी बातें किसकी है, उस निजी इकाई, उस निजी कंपनी की क्या है, जिम्मेदारी बनती है। ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड दोनों कौन होंगे, सरकारी होंगे। मतलब लोको पायलट और आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ये दोनों क्या होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन। सरकार को लाभ की बात की जाए तो 30,000 करोड़ रुपए का सरकार को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब देखिएगा बात, निजी ट्रेन से संबंधित कुछ सवाल उठते हैं कि निजी ट्रेन में कोच कितने होंगे। कोच की बात की जाए तो निजी ट्रेन में कोच कितने होंगे, डिब्बे कितने होंगे, तो 16 डिब्बे होंगे। ऐसा नहीं कि सरकारी ट्रेन की तरफ 42-42 डिब्बे लगा दिए जाए, नहीं लगाए जाएंगे। कितने डिब्बे लगाए जाएंगे, 16 डिब्बे लगाए जा सकते हैं। अधिकतम की बात की गई है, कितने डिब्बे, 16 डिब्बों की बात की गई। और सी निजी ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड अधिकतम कितनी होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे लोकप्रिय चलती है उसकी स्पीड तो निर्धारित है, अपन को चाहे मनमर्जी से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। परंतु इसमें इसकी स्पीड क्या कर दी गई कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा आप ट्रेन नहीं चला जा सकते, यात्रियों की जान जोखिम में आप नहीं डाल सकते। तो इस बात निर्धारित की गई है, स्पीड भी निर्धारित की गई, डिब्बे भी निर्धारित किए गए।
और ये टेंडर कितने साल के लिए किया गया है, तो 35 साल के लिए क्या किया गया है, टेंडर किया गया है। 35 साल बाद में क्या होगा, दोबारा टेंडर लगा सकती है सरकार, या सरकार अपने पक्ष में ले सकती है, राष्ट्रीयकरण करे सकती है। एक बार लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि 35 साल तक टेंडर चलेगा, सरकार बीच में भी इनका क्या कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। जैसे मान लीजिए 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, अन्य पार्टी की सरकार बनी, गठबंधन सरकार बनी, कुछ भी मिला, तो वहां टेंडर को क्या किया जा सकता है, सरकार अपने हिसाब से परिवर्तन भी करे सकती है। तो निजी ट्रेन में डिब्बों की बात की जाएगी, कितने डिब्बे, 16 डिब्बे होंगे। स्पीड की बात करेंगे, स्पीड कितनी होगी, अधिकतम, कम तो हो सकती है स्पीड, अधिकतम निजी ट्रेनों की अधिकतम स्पीड तय की गई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और टेंडर ये जो निजीकरण किया जाया है, किसी ट्रेन का निजीकरण किया गया है, तो वो कितने वर्षों के लिए, 35 वर्षों के लिए क्या किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। अब देखिएगा निजीकरण से लाभ क्या होंगे। भाई कोई भी काम सरकार करती है तो सीधी सी बात है, क्या सोचती है, लाभ की सोचती है कि प्रॉफिट किस प्रकार से होगा। अब इसके देखो, कोई भी काम है आपका, उसमें दोनों पक्ष होते हैं, लाभ भी होती है, लाभ भी होता है और हानि भी होती है, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात है, निजीकरण किया गया किसके लिए, रेलवे में जो हानि है, जो लॉस है, उसको सुधारने के लिए निजीकरण किया गया। तो सीधी सी बात है, लाभ ज्यादा होगा और हानि कम होगी। परंतु लोग सोच रहे हैं कि ये देश बेच रहा है, ये सारी बातें नहीं है, ये रेलवे में सुधार हेतु कुछ काम किए जाते हैं। अब लोग वही सोचते हैं कि वही पीछे वाला जनरल डब्बा हो, 100 की सीट और 300 सवारी हो, ऊपर नीचे बैठे हो सब, तो कुछ सुधारों की आवश्यकता है, अच्छे कार्यों की आवश्यकता है, इसलिए क्या किया जा रहा है, सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। तो निजीकरण के पक्ष में तर्क देखो, पहला तर्क है तकनीकी महत्व। क्या है, तकनीकी महत्व है। देखो तकनीकी महत्व की बात की जाए कि रेलवे में तकनीकी सहायता जैसे ही निजीकरण करेगा तो तकनीकी महत्व किस प्रकार से मिलेगा। देखो अपनी जो पुरानी रेलगाड़ी चल रही है, पहली बात तकनीकी महत्व की बात करते हैं। पुराने जो डिब्बे चल रहे हैं, सीकर से जयपुर चल रहा है, जयपुर से दिल्ली चल रहा है, बैठे होंगे आप, खिड़की खुलती नहीं है, खुल गई तो बंद नहीं होती, कांच खुल गया तो बंद नहीं होता है, बंद है तो खुलता नहीं है, ऐसा है। तो उसमें तकनीकी महत्व की बात की जाएगी। तो जैसे जो पुरानी ट्रेन चलती है उसको 4000 किलोमीटर चलने पर क्या किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है, उसकी सर्विस वगैरह सारी बातें उसकी की जाती। अब जो आधुनिक जो ट्रेनें आएगी, नवनिर्मित जो ट्रेनें आएगी, उनकी रख रखाव की बात की गई कितने किलोमीटर पर, तो 40,000 किलोमीटर पर क्या किया जाएगा, रख रखाव किया जाएगा। 40,000 किलोमीटर के बाद उनकी क्या की जाएगी, सर्विस, रख रखाव, ये सारी बातें की जाएगी। और कम से कम 30 दिन तक उनको रख रखाव करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कितने किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन जयपुर से मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से मान लीजिए तमिलनाडु जाती है, कोयम्बटूर जाती है, तो वहाँ जाते ही उसका क्या करना पड़ता है, रख रखाव। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो तकनीकी टेक्निक की बात की गई है कि पहले रख रखाव 4000 किलोमीटर पर होता था, अब कितने किलोमीटर पर होगा, आधुनिक ट्रेनों की बात की गई तो 40,000 किलोमीटर पर क्या होगा, रख रखाव होगा, उससे पहले रख रखाव नहीं होगा। तो बात समझ में आई आपकी। अब दूसरी बात, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम ज्यादा होगा, वही है कि पुरानी तरह जोर लगा के कांच को उठाना, वो बटनों से सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। अच्छी प्रकार से लाइटिंग होगी, अच्छी प्रकार से एसी होगी, फैन होगी, अच्छी प्रकार से कुर्सियां। जैसे आपने तेजस ट्रेन देखी होगी, भारत की पहली निजी ट्रेन की बात करें तो तेजस ट्रेन है। अब तेजस ट्रेन में आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल क्या है, सीट है, हर सीट के पीछे क्या है, एलईडी स्क्रीन है, मोबाइल चार्जर है, वाईफाई है, ये बहुत ही अच्छी खाने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, अच्छे शौचालय की सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको क्या मिलेगी, मतलब एयरलाइंस की तरह आपको क्या मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। जैसे आप एरोप्लेन में क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, उस प्रकार की हाई क्लास आपको क्या दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएगी। तो तकनीकी महत्व मिलेगा, अच्छी टेक्निकल होगा, अच्छा एवरेज होगा, अच्छे प्रकार से डिब्बे बनाए जाएंगे, सारी बात बहुत ही क्वालिफिकेशन, मतलब अच्छे टेक्निकल तरीके से इनका निर्माण किया जाएगा। तो तकनीकी महत्व बहुत बड़ा योगदान है। पुरानी तरह जो एवरेज है वो भी क्या होगा, इनका अच्छा होगा। मांग और आपूर्ति में अंतर,
जो पुरानी ट्रेनें थी उनमें मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर था, वर्तमान में ऐसा नहीं होगा। इनमें सुधार करने की बात है। जैसे मान लीजिए मांग और आपूर्ति की बात करें, दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली है, इस पर आप जैसे मान लीजिए कहीं भी आप जॉब करते हैं, जैसे सपोज आप अरुणाचल प्रदेश जॉब करते हैं, तमिलनाडु जॉब करते हैं और आप यहाँ राजस्थान सीकर में आना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन के द्वारा आना पड़ेगा या प्लेन के द्वारा। अब सीधी सी बात है, यात्रा, लंबी यात्रा लगभग लोग ट्रेन से करते हैं। हाँ, कुछ ही पैसे वाले हैं जो प्लेन से भी कर सकते हैं। अब मीडियम क्लास के लोग या लोअर क्लास के जो लोग हैं वो लगभग यात्रा किससे करते हैं? ट्रेन से। और आप दीपावली पर गांव आते हो, रक्षाबंधन पर गांव आते हो, आप टिकट बुक करते हो तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती। भारत सरकार का कहना है कि लगभग 5 करोड़ लोगों की ट्रेन टिकट है वो क्या नहीं होती? कंफर्म नहीं होती, या इसको बोल सकते हैं 13% लोगों की ट्रेन टिकट है वो कंफर्म नहीं होती। मतलब मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। और कई बार क्या होता है कि मांग नहीं है और फिर भी ट्रेन चल रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं। तो इस प्रकार का ये है क्या, कम किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, टेक्निकल होगा। जैसे मांग बढ़ी तो ट्रेन की फेरे हैं वो क्या कर दिए जाएंगे? बढ़ा दिए जाएंगे। यात्रियों को अच्छी प्रकार से, जैसे कोई भर्ती है, सपोज भर्ती के समय आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर नीचे चारों ओर ट्रेन फुल होती है, तो उस प्रकार की कंडीशन में क्या चलाई जाएगी? ट्रेन एक्स्ट्रा चला दी जाएगी। तो ये मांग और पूर्ति का क्या है, तालमेल किया जाएगा कि मांग और आपूर्ति की जाए, पूर्ण रूप से सुटेबल तरीके से क्या की जाए? आपूर्ति की जाए। इस मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने का क्या किया जाएगा? प्रयास। अब भर्ती वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सीईटी की बात कर दी है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप क्या मांगोगे? सेंटर मांगोगे। जैसे सीईटी के तहत जब आप आवेदन करोगे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या मांगोगे? सेंटर। और हर जिले में क्या होगा? ये कुछ भर्तियों के लिए, रेलवे है, एसएससी है, बैंक, उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए किया गया। और ज़्यादा जो भीड़ भाड़ है वो किस में होती है? तो प्रारंभिक परीक्षा के समय ही होती है। मेन समय तो क्या है, कम ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मांग और आपूर्ति में क्या होगा, अंतर है, उसको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वहाँ ट्रेनों की क्या कर दी जाएगी? पूर्ति कर दी जाएगी। मेक इन इंडिया के अनुकूल, ये जो निजीकरण है रेलवे का, ये मेक इन इंडिया के अनुकूल मोदी जी की सबसे बड़ी पहल मेक इन इंडिया की बात है कि मेक इन इंडिया, हर वस्तु का निर्माण कहाँ हो? भारत। और ध्यान रखिएगा, निजीकरण के तहत जो भी 150 ट्रेनें चलाई जाएगी उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन कहाँ होगा? भारत में ही होगा। तो मेक इन इंडिया के अनुकूल है। चाहे कंपनी आपकी विदेशी हो चाहे देशी हो, कंपनी कोई भी हो सकती है, देश की हो सकती है, विदेश। चाहे विदेशी कंपनी है तो भी ट्रेन कहाँ बनाएगी? भारत में ही बनाएगी। मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट होना क्या है? अनिवार्य है। तो ये मेक इन इंडिया के अनुकूल है। कंपनी चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, तो ट्रेन तैयार की जाएगी वो कहाँ तैयार की जाएगी? भारत में तैयार की जाएगी, विदेश की नहीं होगी। यात्रियों की ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। अभी मैंने बताया था कि यात्रियों की सुविधाएं प्लेन के समान क्या मिलेगी? सुविधाएं मिलेगी। एयर होस्टेस की तरह आपको क्या दी जाएगी? एयर होस्टेस की तरह इनमें लड़कियां होगी। सारा आपको जो भी सुविधाएं मिलती है प्लेन में, समझिए गए, आपको वाईफाई है, एसी है, ये सारी बातें आपको मिलेगी। तो यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। खाने तक की सुविधाएं दी जाएगी। ज़्यादा रोजगार सृजन, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण। अब यहाँ ज़्यादा रोजगार सृजन, यहाँ बड़ी टेंशन होती है लोगों को। बोले जब रेलवे का निजीकरण ही किया जा रहा है तो रोजगार कहाँ से बढ़ेंगे? अब इस बात को आप ध्यान से नोट कर लेना, बहुत अच्छी बात है। टेंशन वाली बात यही थी कि ज़्यादा रोजगार सृजन होंगे। अब ध्यान रखना, रोजगार तो ज़्यादा सृजन होंगे। जैसे मान लीजिए 150 ट्रेन भारत में बनी तो सीधी सी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेन चलेगी भी भारत में, उनको मेंटेन करने, टिकट देने, उनकी साफ सफाई, सारे रोजगार मिले। पर रोजगार गवर्नमेंट के नहीं होंगे, प्राइवेट के। और सरकार ने, आपको ये भी पता होगा, सीईटी में प्रावधान किया गया है कि आगामी समय में निजी क्षेत्र में भी सीईटी के तहत क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। और ये लिमिटेड काम होगा, लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा रोजगार दिया जाएगा? सीईटी के तहत। तो ज़्यादा रोजगार सृजन होंगे क्योंकि माल उत्पादित कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत में होगा तो सीधी सी बात है, रोजगार, तकनीक है वो विदेशी भी होगी। तकनीक भारत के साथ कौन सी होगी?
विदेशी भी होगी। तो लाभ की बात कर ली, तकनीकी महत्व है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन आएगी, मांग और पूर्ति का अच्छा संबंध होगा, मेक इन इंडिया के क्या होगी, अनुकूल होगी, और सीधी सी बात है प्राइवेट काम है तो यात्रियों को सुविधाएं अच्छी मिलेगी। जैसे आप एसी स्लीपर में जाते हो, चंद्रा की ट्रेवल्स में जाते हो तो वहाँ आपको एसी मिलती है, फ़ोन चार्जर मिलता है, ओढ़ने के लिए चादर मिलता है, ये सारी सुविधाएं, पानी की बोतल मिलती है, सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो उसी प्रकार प्राइवेट है तो ट्रेन भी क्या है, प्राइवेट है तो अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है अच्छी सी क्या देगी, सुविधाएं देगी। ज़्यादा रोजगार सृजन होगा, माल उत्पादित भारत में होगा तो रोजगार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये निजीकरण के पक्ष में कुछ तरह का निजीकरण का सीधा सा बात है बेनिफिट है। ठीक है, रेलवे को यदि लाभ में लाना है तो उसका निजीकरण करना जरूरी है। पीपी मॉडल भारत सरकार द्वारा हर सेक्टर में लाया जा रहा है और पीपी मॉडल से कुछ बेनिफिट होगा। तो निजीकरण के पक्ष में तर्क हो गए। अब देखो कोई भी सरकार कार्य करे तो सीधी सी बात है हानि भी होती है, हर बार लाभ ही लाभ होना आवश्यक जरूरी नहीं है, कुछ बार कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं हानि के लिए भी होते हैं। निजीकरण के विपक्ष में तर्क, किराए में वृद्धि। देखो किराए में वृद्धि किस प्रकार से, भाई अभी मैंने बात बताई कि यात्रियों के लिए सुविधाएं अच्छी होगी, सीधी सी बात आपको सुविधाएं अच्छी होगी तो आपको क्या देना होगा, चार्ज ज़्यादा देना होगा। मान लीजिए आप हमारी कोचिंग में आते हो और हम आपको एसी, फिल्टर वाटर, ये सारी सुविधाएं, वाईफाई, सब कुछ सुविधाएं देते हैं, लिफ्ट की सुविधाएं, तो चार्ज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपनी जेब से चार्ज नहीं देता है, चार्ज आपका वहीं से आना है। अब सुविधाएं अच्छी तो किराए में क्या होगी, वृद्धि। अब किराया प्लेन के समान सुविधाएं तो किराया प्लेन के समान कर सकती है। ध्यान रखना इन ट्रेनों का किराया सरकार द्वारा निर्धारित होगा। किसके द्वारा निर्धारित होगा, तो सरकार के द्वारा किराया निर्धारित होगा। कितना किराया होगा ये तय कौन करेगी, सरकार। और अपनी जो ट्रेनें चल रही है इस प्रकार से इसमें किराया निर्धारित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपन सीकर से जयपुर जाते हैं तो 35 रुपये 40 रुपये जो भी है वो फिक्स है। अपन एक माह पहले गए तो भी अपन को पता है 40 रुपये था, और आज जाएंगे तो 40 होगा, नहीं 42 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। इनका किराया है वो प्रतिदिन क्या होगा, चेंज होगा, प्लेन के हिसाब से इनका किराया चलेगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि मान जो प्लेन का किराया होता है उससे 40% तक ये किराया कर रख सकती है, इससे ज़्यादा ये किराया नहीं रख सकती। इस बात को समझना है। किराया निर्धारण ट्रेन निजी है, किराया निर्धारण कौन करेगी, सरकार। और सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि जो प्लेन का किराया होता है उसके 40% तक ये क्या रख सकती है, किराया। एक सपोज मान लीजिए आपको जयपुर टू कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, और जयपुर टू मुंबई आपको बाई प्लेन जाना है और प्लेन की टिकट है सपोज 10,000 रुपये। कितने हैं, 10,000 रुपये। अब मान लीजिए आपको ट्रेन से जाना है जयपुर टू मुंबई और सुविधाएं वही है, थोड़ा सा टाइम का अंतर है, सुविधाएं वही है, परंतु ट्रेन आपसे अधिकतम किराया कितना ले सकती है, तो अधिकतम किराया ट्रेन ले सकती है आपसे 4,000। इससे ज़्यादा ट्रेन आपसे किराया नहीं ले सकती। तो ये ध्यान रखना, प्लेन की समान सुविधा होने के बाद भी किराया 4,000 से कम रख सकती है पर 4,000 से ज़्यादा नहीं रख सकती। और जिस प्रकार से प्लेन का किराया चेंज होता है, एयरलाइंस का किराया चेंज होता है, उसी प्रकार पर डे इनका क्या होगा, किराया चेंज होगा। एयरलाइंस के हिसाब से इनका किराया क्या होगा, चेंज होगा। तो किराया वृद्धि, जैसे इसमें एक बात और करें कि ट्रेन में मिडिल क्लास के लोग या लोअर क्लास के लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनको क्या होगा, नुकसान होगा, किराया वृद्धि। जैसे एक उदाहरण और दूँ आपको कि रोडवेज बस और ट्रेन में देखा जाए तो ट्रेन का किराया कम होता है, रोडवेज बस का किराया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लोग रोडवेज की बजाय किस में जाते हैं, किराए कारण ट्रेन में जाते हैं। अब मान लीजिए कि ट्रेन का किराया बढ़ा दिया तो गरीब लोगों पर भारी मार पड़ गई। तो इस कंडीशन में सरकार ने जो लोकल ट्रेनें हैं जो पहले चल रही थी उनमें क्या कर दिया, जनरल डिब्बे और बढ़ा देगी। जैसे ये ट्रेन चलेगी तो जनरल डिब्बों की संख्या उनमें बढ़ा दी जाएगी, इसलिए मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं वो जा सकेंगे। अच्छी सुविधाएं, हाई क्लास लोग हैं वो अच्छी प्रकार से में यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही मनमोहक यात्रा होगी, मतलब किसी प्रकार की लूटपाट ये भी सब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सीमित कवरेज, ये बहुत बड़ी समस्या है। विपक्ष में बात करें तो सीमित कवरेज। अब देखिए वर्ध किराए की बात होगी, किराया ज़्यादा होगा पर इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। प्लेन का 40% ये किराया
रख सकते हैं। सीमित कवरेज की बात करें, सीमित कवरेज क्या होता है? देखिएगा, सीमित कवरेज पॉइंट की बात करते हैं। सीमित, अब सीधी सी बात यह है कि प्राइवेट कंपनी है तो लाभ के लिए काम करेगी। अब इसमें क्या होता है, सरकार को तो लाभ भी ना मिले तो लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए भी ट्रेन चलानी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी ये सुविधा पहुंचाने के लिए ट्रेन तो नहीं चलाती, वो किसके लिए चलाती है? अपने बेनिफिट देखती है, अपना लाभ देखती है, और लाभ के हिसाब से वो क्या करती है, ट्रेन चलाएगी। सीधी सी बात है, यदि पूर्वी भारत के राज्यों में निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए बोल दिया जाए तो वो ट्रेन नहीं चलाएगी। या पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम है, तो वहाँ भी वो लाभ कम होगा, तो प्राइवेट कंपनी अपनी ट्रेन नहीं चलाएगी। तो इस बात को सीमित कवरेज, जैसे सीमित कवरेज की बात की जाए तो दिल्ली से जयपुर के मध्य ट्रेन चलाएगी, क्योंकि पैसेंजर यात्री ज़्यादा हैं तो कंपनी को लाभ ज़्यादा होगा, कंपनी को लाभ ज़्यादा होगा तो ट्रेन चलाएगी। जयपुर से दिल्ली की बात कर ली। अब मान लीजिए कि दिल्ली से आपको पूर्वी भारत जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है या असम जाना है, आपको कहीं भी जाना है, त्रिपुरा जाना है, पूर्वी भारत के कोई भी 7 राज्य, अब वहाँ यात्री कम है, तो इस प्रकार के क्षेत्र में ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो इनका कवरेज क्षेत्र है जो क्या होगा, सीमित होगा। एक सीमित क्षेत्र के लोगों को क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। जबकि सरकार को तो पूरे क्षेत्र में ट्रेन चलानी पड़ती है, चाहे लाभ हो या नहीं हो। जबकि जो निजी ट्रेनें हैं वो कुछ सीमित एरिया में ये चलाई जाएगी। तो ये निजीकरण के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। क्या प्रोडक्शन है, कितने रेलवे स्टेशन है, अपन ने बात की, कितना निजीकरण किया जाएगा, 5% किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं, रोजगार बढ़ेंगे, मेक इंडिया बढ़ेगी, लाभ होगा, सरकार को 30,000 करोड़ मिलेंगे, ये अपन ने सारी बात की। अब देखो वर्तमान तक कितनी ट्रेनें चला दी गई हैं निजी। तो वर्तमान में भारत सरकार के पास 3 निजी ट्रेन है, 2 तेजस हैं और एक काशी महाकाल है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि प्रथम निजी ट्रेन कब चलाई गई या प्रथम निजी ट्रेन का नाम क्या था। तो वर्तमान में संचालित निजी ट्रेनों की बात करेंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी निजी ट्रेनें आपकी चल रही है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 3 ट्रेनें चल रही है निजी। पहली है तेजस ट्रेन। भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी? तो तेजस ट्रेन। कब चलाई गई? तो 4 सितंबर 2019 को चलाई गई। और कहाँ से कहाँ तक? तो दिल्ली से लखनऊ तक, मतलब राष्ट्रीय राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी तक ये चलाई गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछ लिया गया एग्जाम में कि देश की प्रथम निजी ट्रेन कौन थी? तेजस ट्रेन। और तेजस ट्रेन की पिक्चर्स भी आपने देखी होगी, बहुत ही अच्छी है। हर सीट के पीछे क्या है, एलईडी है, पानी की सुविधा है, वाईफाई की है, चार्जर की है, समय की है, सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो प्रथम निजी ट्रेन तेजस ट्रेन थी, 4 सितंबर 2019 को चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से लखनऊ। सेकंड जो निजी ट्रेन है वो भी कौन सी है? तेजस ट्रेन। और ये 17 जनवरी 2020 को चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। और बुलेट ट्रेन भी आपकी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, जो जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। जापान ही उसमें लोन दे रहा है, ब्याज भी बहुत कम ले रहा है, टेक्निक भी कौन दे रहा है? जापान दे रहा है। हाई स्पीड ट्रेन होगी। तो बुलेट ट्रेन की अपन ट्रेन जब टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का परिवहन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पूरी बात करेंगे। ये केवल रेलवे के निजीकरण से संबंधित बात की जाती है। तो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य दूसरी तेजस ट्रेन है। और तीसरी, ये बड़ी चर्चा में थी, एक सीट इसके लिए किसी देवता के लिए क्या कर दी, फिक्स कर दी गई। तो एजेंडा, विपक्ष ये कहता है कि सरकार अपना एजेंडा हर जगह लगा रही। काशी महाकाल एक्सप्रेस 16 फरवरी 2020 को चलाई गई। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? वाराणसी से इंदौर। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में। और वाराणसी से इंदौर के मध्य तीसरी निजी ट्रेन चलाई गई। अब देखिएगा, ये निजी ट्रेन है वो किस कंपनी द्वारा चलाई जा रही है? तो IRCTC कंपनी। कौन सी कंपनी है? तो IRCTC कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की कंपनी है। इसके द्वारा ये 3 रेलगाड़ी भारत में चलाई जा रही है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये कंपनी भी पहली सरकारी थी, परंतु वर्तमान में ये कंपनी क्या है? निजी है। तो ये था आपका रेलवे का निजीकरण। रेलवे के निजीकरण से संबंधित सारी बातें की।
पूरे रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, मात्र 5% यात्री ट्रेनों का 5% क्या किया जाएगा, निजीकरण। निजीकरण का तात्पर्य मैंने बताया कि कोई सरकारी संस्था है या सार्वजनिक संपत्ति है, उसको निजी हाथों में स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। वर्तमान तक कितनी ट्रेन निजी चल रही है, 3। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तेजस फास्ट कहाँ से कहाँ तक, तेजस या भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या काशी महाकाल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। अब वर्तमान में कितनी निजी ट्रेनों का प्रस्ताव, तो 150 ट्रेनों का प्रस्ताव। कितने मार्गों पर चलेगी, 109 मार्गों पर चलेगी। तो ये सारी बातें, कब तक निजी ट्रेनें ये चलेगी, तो 2023 तक ही चलेगी। लाभ आपको बताई दिए, तकनीक है, यात्रा की सुविधाएं हैं, मेक इन इंडिया के अनुकूल है। और हानि की बात की तो किराया बता दिया, किराया वर्दी होगी, अच्छी सुविधाएं हैं तो किराया वर्दी होगी, और सीमित कवरेज की बात की जाएगी। तो ये था आपका रेलवे का निजीकरण। आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन का है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।